मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं एरियो जंपी। स्वागत है आप सबका एरियो जंपी में। आज हमारे बीच एक नए मेहमान राहुल द्विवेदी मौजूद हैं। राहुल द्विवेदी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक छोटे से गांव कुबरी से मिलान करते हैं और उन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी यूपीपीएससी के चयन में परीक्षा का चयन हुआ था, तो यूपीपीएससी के सूची में बतौर डिप्टी कलेक्टर उनका चयन हुआ है। चयन लिस्ट के मुताबिक 14वीं नंबर में उनकी मेरिट सूची बनी है और उन्होंने मध्य प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश में जाकर एक सीधी जिले के नाम वहां पे रोशन किया है। उसके लिए हम सब की ओर से राहुल का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। इस पूरे चयन को लेकर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं न्यूज एमपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हीं के कारण मुझे मतलब न्यूज में आया नाम मेरा। सीधी जिले के लोग जाने, सीधी के बाहर रीवा, हमारे रीवा संभाग के लोग हमसे परिचित हुए, उनको पता चला कि हमारे यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले न्यूज एमपी और आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल, अगर हम बात करें यूपीपीएससी में आपने बतौर डिप्टी कलेक्टर आपका चयन हुआ, इस चयन के पीछे की लेखी कहानी क्या रही है? लेकिन हम अगर श्री गणेश शुरू करें आपकी परीक्षा मतलब प्राथमिक से अगर हम शुरू करें तो गांव से ही शुरुआत करते हैं। क्या रही है कहानी पूरे गांव को लेकर? जैसे कि मेरा जन्म कुबरी में हुआ था और मैं अपनी प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा जो थी अपने 1 से लेकर 4 तक आशा भारती में की थी, जो भी बंद हो चुकी है। उसके बाद 4 से 8 तक SBI में किया था। उसके बाद मैं एक्सेलेंस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, एक्सेलेंस स्कूल सीधी में। तो वहाँ 9 से लेकर 12 क्लास की शिक्षा मैं की और फिर हो गया, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। तो फिर रीवा में गया, मॉडल साइंस कॉलेज में मैंने प्लेन ग्रेजुएशन किया और फिर 2017 के बाद मैं चला गया इंदौर पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे पहले से ऐसे ही लगता था कि करना है तो मुझे सिविल सर्विस जाना है। और सिविल सर्विस में मैं सोचा पहले स्टेट सर्विस को टारगेट करते हैं, उसको पहले उस महापास अपना चयन हासिल करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यही मेरी जर्नी थी अभी तक की। और फिर इसके बाद 19-20 में मैंने दिया था पेपर, हालांकि यूपीपीएससी का भी मैंने पेपर दिया है, 3 प्री हो चुके हैं, उसका भी मेंस अभी पेंडिंग है। और यूपीपीएससी का भी ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। पहले में इंटरव्यू कॉल हुआ था और दूसरा अटेम्प्ट ये है। तो दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है और 14वीं रैंक हासिल हुई। राहुल, प्री जर्निंग जो होती है तो प्री जर्निंग बड़ी डगर जो तो बड़ी कठिन रही होगी। इस डगर को आपने कैसे पार किया? जी, जो ये एग्ज़ाम है उसमें मुख्यतः 3 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एक होता है मोटिवेशन, दूसरी आर्थिक स्थिति और तीसरा मनोरंजन। तीनों चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों में प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक रूप से। जैसे मेरी मम्मी नर्स है, मैडम है और मेरी 4 सिस्टर हैं, वो नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो इकोनॉमिक रूप से मुझे घर से पूरा सपोर्ट मिला कि आप जितना पढ़ना चाहो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने ये चुना। और मोटिवेशन में घर की स्थिति और जो हमारे मित्रगण, हमारे परिवार, उनकी जो आशाएं हमसे जुड़ी थी कि ये लड़का आगे चल के कुछ न कुछ करेगा, तो वो आशाएं हमारे साथ थी जो हमें अंदर से मोटिवेट करती थी। और जो पेपर के समय, तैयारी के समय जो कठिनाइयाँ आती हैं कि मन स्ट्रेस होने लगता है, कैसे पढ़ें, हो नहीं रहा सिलेक्शन, क्योंकि 5 साल से मैं तैयारी कर रहा था। तो मुझे उसमें भी असफलता मिली, 1-2 बार असफलता मिली। तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि आगे क्या करें। तो उसमें उस समय जो दोस्त होते हैं उन्होंने मनोरंजन की, जब भी मेरा मूड डिस्टर्ब हुआ वो मेरे साथ आए, हौसला दिए, तो उनका भी योगदान रहा। तो कुल मिला के परिवार, दोस्तों का योगदान था इसमें, जिससे सफलता हासिल की मैंने। आपने अर्थ की भी बात की है, मोटिवेशन की भी बात की है, मनोरंजन की भी बात की है। आप काफ़ी मतलब एक छोटे से गांव से निकल करके आपने आज ये मतलब गांव से जिला से राज्य से आपने अंतर्राज्यीय बात कर ले तो आपने उत्तर प्रदेश के कैडर में आपका चुनाव हुआ है, आप चुने गए हैं। तो ये जो 3 बातें आपने कही, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे ये आपका मनोरंजन, ये कहीं ना कहीं तीनों में अभाव रहा हो। खासतौर से हम बात करें तो इकोनॉमिकल भी अपना काफ़ी इतना दृढ़ नहीं था जो आपको उस ऊंचाइयों को पहुंचाया है। इसके लिए किसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? जिसके लिए मैं अपनी माताजी और अपनी जो मेरी बहनें हैं उनको सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही, मेरी माताजी ने अपनी आवश्यकताओं को इतना पूर्ण करने में ध्यान नहीं दिया
जैसे कि मेरी माता जी चाहे तो हो कि पैदल ही जाएं हॉस्पिटल, और जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसको किनारे रखने की, ठीक है भी आवश्यकताएं हमारी जो है वो पूरी हो जाएंगी 12वीं की लड़का सक्सेस रहेगा तो। और मेरी जो बहनें हैं उनसे उनसे मैं कभी भी पैसे की वो करता कि मुझे पैसे चाहिए, ये ज़रूरत है, तो वो मेरा हिसाब नहीं लेती थी कि क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए। उनको लगता था कि हाँ ये इसको ज़रूरत होगी इसीलिए वो मांग रहा है, सही कहा। तो उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं उनको बहुत बड़ा आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके सपोर्ट के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और जो आगे भी करूँगा तो इन्हीं का सपोर्ट रहेगा। देखिए राहुल, अगर कि आपने बहुत नीचे गाय की बात की है, तो अगर आपके पिताश्री की बात करें, पिताश्री आपके कृषक हैं, काफी सामान्य कृषक हैं, पिता का क्या रोल रहा आपको इस ऊंचाई के लिए? पिताजी हमारे जो बेसिक बनाते हैं, हमारे पिताजी जो बैठने का स्ट्रेंथ, हमारे पिताजी का संघर्ष ये है कि वो बचपन से ही हमें पढ़ना सिखाया। हमें बोला पढ़ो पढ़ो, दिन भर पढ़ो, पढ़ते रहो। भले ही बच्चे कहते हैं, आजकल के माता पिता देखते हैं कि बच्चों को ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने बैठने का जो वो है कि आपका स्ट्रेंथ है बैठने का, वो बनाया उन्होंने। हमेशा पढ़ाने पे ध्यान देकर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टर्न होता है लिखावट, लिखने को, क्योंकि जो बंदा लिख लेता है इस स्टेट पीसेस में उसी का सिलेक्शन होता है अच्छे से। तो लिखने की उन्होंने बचपन से याद जो दिया था। बचपन में मैं इंगला इबारत लिखाते थे कि लिखो लिखो इसको लिखो, और उसी के परिणाम स्वरूप ये होगा कि आज ये परिणाम था। तो उनका तो रोल बता ही नहीं सकता, अतुल्य योगदान होता है। माता पिता का तो योगदान हम अपने मुंह से नहीं बखान कर सकते, तो उनका तो अपूर्ण योगदान होता है। लेकिन फिर भी बोला जाए तो माता पिता दोनों का, एक आर्थिक रूप से तो एक मानसिक रूप से देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक रूप से योगदान दिया उन दोनों लोगों ने, तो उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा के बारे में क्या कहेंगे? दादाजी मेरे, उनको आशा थी कि ये लड़का बनेगा। जब मैं शुरू में ग्रेजुएशन कर रहा था तो दादाजी ने बोला कि इंजीनियरिंग कर लो। तो मैंने बोला दादाजी मुझे इंजीनियरिंग तो अभी पसंद नहीं है। तो बोले क्या करोगे फिर? तो मैंने बोला मैं तैयारी करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है चलो, तो फिर तुम DSP बन के आना। तो मैंने बोला बिल्कुल। जब भी मैं जाता था घर में तो एक डर भी रहता है कि पूछते थे कि क्या हुआ, हमेशा भी फोन लगा के पूछे क्या हुआ रिजल्ट का, क्या हुआ प्री का, क्या हुआ मेंस का। तो एक डर रहता है कि क्या जवाब देंगे हम। वो डर भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है कि अच्छा जवाब दें। और जब हमने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुश हुए, वो प्रसन्न हुए। और माँ बाप दादा दादी और जो फैमिली होता है वही तो खुश होते हैं असली देखा जाए तो एक प्रकार से, और उनके लिए तो आदमी करता है इसे। तो बहुत खुश हुए वो, और वो उनकी इच्छा है कि मैं और आगे बढ़ूँ। बोलते भी हैं मुझसे कि तुम मुझे और आगे करो, IAS बनो और आगे करो। तो यदि सब सही रहा और भगवान ने सही चाहा तो बन भी सकते हैं। जैसे क्या अभी प्लानिंग आपकी क्या है? क्योंकि आपने UPPSC की परीक्षा के भी आपने परिणाम अर्जित किया है, आपने उसके पक्ष में काम किया है। आज आप UPPSC में आप चयनित हुए हैं कहीं न कहीं, क्योंकि आपकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश से मिलान करके सीधी जिले से हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके शुभचिंतक आपके लोग चाहते होंगे कि आप MP के कैडर पे आएँ। तो क्या ये भी सपना पूरा हो सकता है? जी, मेरे घर वाले जैसे मेरे पिताजी स्पेशली और मेरे दादाजी, उन्होंने बोला कि MP में आ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने जान पहचान के लोग हैं MP में, अपना वातावरण है MP का। पर जैसे मैं अभी MPPSC का भी मेंस दिया था, इंटरव्यू मेरा कॉल था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वो निरस्त हो गया, तो फिर से मेंस देने का मौका मिलेगा जनवरी फरवरी में। कोशिश करूँगा कि मैं दूँ, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा कि मैं इस लेवल से ऊपर जाऊँ। जैसे अब डिप्टी कलेक्टर का चयन हुआ है मेरा, तो मुझे ऐसा कोशिश करना है कि मैं इससे ऊपर रहूँ। तो हो सके तो मैं शायद MPPSC तो ट्राई करूँगा, अभी एक आध बार ट्राई करूँगा, जो मेरा प्री पेंडिंग है मेंस तो उसको दूंगा। पर मैं सोचता हूँ कि मैं इसके लिए अब UPSC के लिए ट्राई करूँ, जिससे थोड़ा आगे बढ़ के मैं MP में आ सकूँ, अच्छी सर्विस दे सकूँ। तो क्या डिप्टी कलेक्टर तक ही आपको सीमित देखूं कि आगे कुछ और? मैं अभी आगे, जैसे मेरी उम्र 23 साल है और चूंकि मैंने UPPCS निकाला है, और UPPCS और UPSC का सिलेबस सेम होता है, और मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरी लेखन शैली अच्छी है, थोड़ी लिखने का स्पीड अच्छी है, चूँकि जो UPSC हो या कोई स्टेट सर्विस हो वो मांगता है लिखने की शैली और लिखने का तरीका, लिखने की स्पीड। तो चूँकि मेरी अच्छी है तो उसका फ़ायदा लेके मैं UPSC में भी जा सकता हूँ उसको लेके, और मैं ट्राई करूँगा कि मेरा UPSC में भी सिलेक्शन हो। बाकी मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है एक न एक दिन UPSC में भी सफल हो जाऊँ।
राहुल, एक बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य महसूस हो रहा है कि क्योंकि आप एमपी कैडर से हैं, एमपी अपना सीधे अपना काफ़ी सालीन सालों में माना जाता है, लेकिन यूपी की सियासत और यूपी का रहन सहन काफ़ी अपने एमपी से भिन्न है। कैसे स्थापित होंगे, कैसे काम करेंगे? काफ़ी आपके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे? देखिए, ये जो सर्विस है, इस सर्विस को आदमी चुनते इसलिए कि वहाँ चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों का सामना करना। एमपी में भी चुनौतियाँ हैं, ऐसा नहीं कि एमपी भी ऐसा। एमपी में हालांकि थोड़ा शांत इलाका है, एमपी अपराधिक दर कम है, अपराध है, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ तो एमपी में भी हैं और चुनौतियाँ यूपी में भी हैं। हाँ, हमें अब आगे चल के जो प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो हमारे सीनियर्स होंगे उनको उनका पालन करते हुए, ये सब देखते हुए हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे आगे चल के। वो सब हमारे गुणवत्ता को, जो हमारी सहन शक्ति है, हमारे इंटेलिजेंस, वो तो आयोग ने पहचान लिया कि हाँ, ये बंदा काबिल है संभालने के लिए। अब आगे जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके हिसाब से आदमी को कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब आगे आने वाले समय में अनुभव के साथ चुनौतियों को सामना किया जा सकता है। तो प्रशासन बतौर डिप्टी कलेक्टर, एक कुल मिला के आप डिप्टी कलेक्टर हुए, आपको किसी जिले के किसी उपखंड में एसडीएम का भी दायित्व आपको निर्वहन करना पड़ेगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं जब मान लीजिए सियासत सामने आ जाती है, और यूपी जैसी सियासत, यूपी जैसे जातिवाद, बहुत सारी तथ्य हैं जो माइक के माध्यम से स्पष्ट भी नहीं किया जा सकते। उनसे कैसे आप समन्वय बनाएंगे, कैसे अपने आप को, चूंकि अभी यूथ है, अगर यूँ कहूँ कि अभी आपको सोचने की अभी क्षमताएं भी आपके पास कम है, उससे कैसे आप निपटेंगे? देखिए, कोई भी सियासत हो, सबके लिए कानून है, सबके लिए संविधान। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, सब संविधान के अंदर गति रह के कार्य करते हैं। और बात रही कानून सियासत की, तो हर जगह सियासतें होती रहती हैं और इतने सारे ऑफिसर्स होते हैं, सियासतों से जूझ कर चलते हैं। तो यदि कोई लीगली काम होगा तो वो तो लीगल हम करेंगे। बाकी सियासत के जो फेर में है वो हमें सिखाया जाएगा कैसे नहीं फंसना है, क्या नहीं करना है आपको, और उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे और उससे अपने आप कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, जिससे कि हम सियासत के फेर में भी ना फंसे और अपने काम भी आसानी से निकाल सकें और कानूनी तरीके से रह के कार्य कर सकें। 23 साल की उम्र में डिप्टी कलेक्टर बनना भी अपने आप में एक बड़ी बात हो, चाहे वो कोई भी कैडर हो, चाहे एमपी का कैडर हो, चाहे यूपी का कैडर हो। खासतौर से यूपी का कैडर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। यूपी की सियासत को अगर हम यूपी के चश्मे से देखें तो वहाँ की सियासत भी अपनी एक अलग है। तो आपने उस काबिलियत को हासिल किया है, तो चुनौतियाँ भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरा कहने का है कि आपने कम उम्र में, 23 साल की उम्र में आपने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, मतलब एक सामान्य परिवार से निकल करके उस ऊंचाइयों को आपने प्राप्त किया है, अर्जित किया है। तो जो आज का यूथ है, कहीं न कहीं भटकाव की ओर है, नशा है, और बहुत सारी नशाखोरी में, बहुत सारी मतलब गलत तथ्यों में जाके जो अपनी युवा पीढ़ी है, तो कहीं न कहीं आज राह भटक रही है। उन युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा, बतौर प्रेरणा दायी बने। उन युवाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश है? देखिए, युवाओं के लिए संदेश यही है कि कुछ भी करने से पहले अपनी माता पिता की स्थिति को देखें कि माता पिता ने क्या सोच के आपको बड़ा किया है, क्या सोच को आपको भेज रहे हैं। क्योंकि जो युवा नशा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, नशाखोरी में जो युवा फंसता है उसको ऐसा लगता है कि माता पिता ने दूसरे काम के लिए उसे पैसे दिए, वो दूसरे काम में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो देखिए कि हमारे माता पिता किन परिस्थितियों में होकर पैसे दे रहे हैं, किन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो सपने देखें, क्योंकि बिना सपने देखे आप सपने को साकार नहीं कर सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप यदि बड़ा सपना देखोगे तभी साकार करोगे आप सपना। तो पहले सपने देखेंगे, और ये जो नशाखोरी है इनको त्याग करें। अपनी माता पिता, अपने परिवार की स्थिति देखें कैसी है, कितनी भी अच्छी स्थिति हो, लेकिन नशा और नशे की हालत जो होती है, नशे की लत, ये बड़े बड़े परिवार को बर्बाद कर देती है। तो नशे को छोड़ के और अपने पढ़ाई में मन लगा के और बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करें, उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं प्राप्त होती। और माता पिता को यही अच्छा लगता है कि मेरे बेटे का नाम हो रहा है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर हूँ, जिससे अपने परिवार वालों को खुशी दे सकें। राहुल, मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से आपके इंटरेस्ट की बातें हैं, कौन कौन सी रुचि हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो मतलब मध्य प्रदेश का अपना बिंद हो, बिंद की बघेली,
बघेलखंड से जो कि आप मिलान करते हैं, तो अब कार्य करना, कार्य क्षेत्र आपका यूपी रहेगा। वो आपके कौन कौन से ऐसे तथ्य जो रुचि हैं जो जिनको आप इंटरेस्ट कहोगे, आप किन क्षेत्रों में आपको इंटरेस्ट है? देखिए, जैसे आपने बोला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, पहली बात तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इतना अलगाव है ही नहीं। हमारे यहाँ के बहुत लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल तो पूरा मध्य प्रदेश ही है, मतलब पूर्वांचल में आप बघेलखंड और पूर्वांचल दोनों एक जैसी है, वहाँ की बोली भी लगभग सेम है, हमारे जैसी मिलती जुलती रहती है। बघेली तो हमें पसंद है ही है, बघेली तो इतनी अच्छी बघेली होती है कि जो सुनता है उसको अच्छी लगती है, चाहे हम बाहर भी रहें बघेली बोलते हैं तो बोले फिर से बोलो, हमें अच्छी लगती है सुनने में। और मुझे सबसे अच्छा लगता है गेम खेलना, जो शतरंज गेम होते हैं, क्योंकि वो भी मनोरंजन के कारण होते हैं। और दोस्तों से मिलना, कि मैं दोस्तों से मिलूँ, गैदरिंग करूँ, और घूमना, पर्यटन में मुझे ज़्यादा रुचि है और यही रुचि है। बाकी प्रशासन में तो फिर आदमी को बहुत सारी रुचियाँ होती है, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जो करने के लिए, तो फिर वो वर्क करना वो भी अच्छा लगेगा, वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना हमें अच्छा लगेगा। तो ये थे नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर राहुल द्विवेदी। राहुल द्विवेदी की माने 3 इनकी अभिरुचि है: दोस्त, पर्यटन और गेम में शतरंज। ये इनकी 3 रुचियां विशेष रूप से। और इन्होंने एक मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुंवरी जैसे गांव से, छोटे से सामान्य परिवार से, एक कृषक परिवार से निकल करके यूपी कैडर में बतौर डिप्टी कलेक्टर जो चयन हुआ है, उसके पीछे की कहानी आपने जाना और सुना, सीधे राहुल से सुना। राहुल वाकई आज यूथ के लिए 23 साल की उम्र में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है, तो कहीं न कहीं समाज के लिए काफी प्रेरणादायी है। और निश्चित रूप से राहुल का भविष्य कहीं और छिपा है। आने वाले समय में राहुल आज डिप्टी कलेक्टर है, लेकिन आने वाले समय में राहुल का नाम कहीं और देखा जाएगा, कहीं और सुना जाएगा। तो तब तक आप बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। फिर राहुल से कभी मुलाकात होगी तो राहुल का जो अनुभव है, राहुल की जो प्रतिभा है, प्रतिभा का निखार आगे कब तक सामने आएगा, तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। आप बने रहिए।